लेकिन वो ये भूल गए कि वो है कौन। वो ये भूल गए कि इसके बाप ने भी शहादत दे रखी है, इसकी दादी ने भी शहादत दे रखी है, और इनका परदादा जो था 9 साढ़े 9 साल जेल में रहा आजादी की लड़ाई में। तारे पे आज तक किसी ने कोई, क्या बोलूं, कोई चूटी नहीं शहीद हुई, किसी की आंगली नहीं कटी। तो मैं ऐसे आदमी को यूं सोच रहे थे कि हम हल्के में दबा देंगे। एक ऐसी वाहियात चीज के ऊपर उस आदमी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करी गई। तो पूरा सिस्टम को इन्होंने चोरी करने की एक प्लानिंग की हुई है और अभी तक किया है। उसको रोकने में राहुल गांधी सबसे आगे खड़ा है। वो अभी भी उसी ने बीड़ा उठाया। लोगों को अभी भी शक था कि ये इसको आगे ले जा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने पूरी देश की राजनीतिक व्यवस्था को हिला के रख दिया है, झकझोर के। ना तुम भी मूर्ख क्या है लोग, अब जी ये लोग बीजेपी का इकलौता एमपी छोड़ के आया था और बटा टिकट की बात करके भी नहीं आया, जो के नेता बनेगा। तो मैं तो यात्रा भी यह सोच के कर रहा हूं कि मैं नहीं मिलना जुलना। कहीं कोई नहीं सोचता होगी 6 महीने की यात्रा के बाद कोई क्रांति आ जाएगी। तो आज हम सुनना चाहते थे हमारे एक्स एमपी बृजेंद्र जी अभी हमारे बीच में आपको उद्बोधन देंगे, संबोधित करेंगे और एक संकल्प लेके आज सब यहाँ से जाएंगे। और भाई बृजेंद्र जी। चौधरी बृजेंद्र सिंह, चौधरी बृजेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी। आज की सबसे दिलचस्प चीज तो ये थी कि राहुल गांधी जी का भी चौधरी राहुल गांधी बना दिया यहां से। आज के कांग्रेस जन अभियान कार्यक्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा ये जो महिला शक्ति आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में आई। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद ये कि आप इतनी देर तक बैठे हो यहाँ पे। नहीं तो महिलाएं कई बार इकट्ठी तो कर ली जाती है, लेकिन वो फिर बेचार सब ना घर में काम धंधा हो है, उठ के जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप सब ने बड़े सब्र के साथ यहाँ बैठ के इस पूरी सभा की शोभा बढ़ाई। आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो 2-3 टोलियाँ युवाओं की जो आई हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं विशेष तौर पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज इस सभागार में उपस्थित हमारे सबके श्रद्धेय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री अतर सिंह सैनी जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, भिवानी से पूर्व विधायक, मेरे पिताजी के 40 साल से साथी रहे श्री विजय कौशिक जी। हमारे बीच बहुत लंबी चौड़ी विशिष्ट लोगों की फहरिस्त है, जिसमें आदमपुर से हमारे साथ आज वीर सिंह दलाल जी हैं, हमारे बीच में प्रेम सिंह मलिक जी हैं, श्री जगदीश मान जी हैं, धर्मवीर गोयत जी हैं। शुरुआत तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई थी, लेकिन अब बड़ों की श्रेणी में जिनका नाम आ गया है, उदयवीर पूनिया जी भी हैं, बड़े जुझारू जिनका पिछले 2-3 साल में हमने बहुत चर्चा सुना, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, भाई मनोज राठी हैं। आदमपुर से ही हमारे बीच में सुखबीर डूडी जी हैं। हमारे बीच भवानी खेड़ा से चुनाव लड़े श्री विकास बिडलान जी हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का जो संयोजन जिन्होंने किया बहन गायत्री यादव हैं। हमारे बीच हमारी छोटी बहन डॉक्टर साक्षी जी हैं, जिनको कांग्रेस में अभी पीछे हाल में ही अच्छी बड़ी जिम्मेवारी मिली है प्रदेश के कांग्रेस में, और एक राष्ट्रीय आयोजन में भी उनका दायित्व दिया गया है। वीना चौधरी जी हमारे बीच में हैं, श्री दिनेश जी हमारे बीच में हैं, राजवीर संधू जी, मैं इनका विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है आजकल। पिछले करीब महीने सवा महीने से इनका ऑपरेशन भी हुआ था, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी आज इस सभा में आए और अपने साथियों के साथ आए।
उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। जतई से हमारे भाई राजू मेहरा जी, श्री वीरेंद्र करोड़ी जी, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है पिछला लोकसभा का श्री देशराज प्रजापति जी, चरखी दादरी से मेरे पिताजी के पुराने साथी श्री रज्जू अहलावत जी, जमावड़ी से श्री सुदेश यादव जी, ओबीसी हांसी के अध्यक्ष श्री समत घोड़ेला जी, श्री बलवान सूरा जी, श्री दलजीत पंघाल जी पंगे लेने में बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे बीच बवानी खेड़ा से चुनाव लड़े श्री रघुवीर रंगा जी, मेरे भाई राजेश खरब जी, हमारे साथ यहाँ फतेहाबाद से भूतन कला के सरपंच आए हैं, बड़े पुराने साथी हमारे श्री राजकुमार जी, कापड़ों से पूर्व सरपंच मेरे भाई शैलेंद्र जी, जमालपुर से पूर्व सरपंच श्री हरकेश जी, और जाट धर्मशाला के जहाँ पे आयोजन है उनके प्रधान श्री रणधीर जलाल जी, उपस्थित सभी नेतागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, और जिनके नाम छूट गए हो कृपया मेरे को माफ करना, ये लेने भी बहुत हो गए थे, नहीं तो पूरी लिस्ट ये बहुत लंबी होती जा रही थी। आज आपके बीच में जो आए हैं, ये एक जो राजनीतिक गतिविधियों का सिलसिला शुरू किया है उस कड़ी में ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग 20 तारीख को 3 हलकों की जींद, जुलाना और सफीदों की गई थी। उसके बाद ये आज मीटिंग है 3 हलकों की, नारनौंद, हांसी और बवानी खेड़ा की। और मैं जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं सारे, इनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत करके और इतना बढ़िया प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया। आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि कांग्रेस का संगठन अब बनना शुरू हो गया। जिला अध्यक्ष जो हैं 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, बल्कि आज का जो दिन है 24 तारीख, आज उन सारे जिला अध्यक्षों को, हरियाणा के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के, ये 2 प्रदेशों में नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं, इन सब को आज एक दिन की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुला रखा है कांग्रेस दफ्तर में, जहां पे इनकी ट्रेनिंग अभी इस समय चलने लग रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इस संगठन का सृजन करने की कोशिश की है, एक नए सिरे से एक शुरुआत की है, ये लोग भी अपना दायित्व उसी अनुसार समझेंगे। ये इनको समझना पड़ेगा कि पुरानी परिपाटी के हिसाब से काम नहीं चल सकता, और यही इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे मंशा है। 12 साल से संगठन नहीं बन पाया, और मैं बन पाया नहीं कहता, शायद जानबूझ के नहीं बनने दिया गया था। जानबूझ के इसलिए नहीं बनने दिया गया था ताकि कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की जो पकड़ है पार्टी के अंदर वो बरकरार रहे। पार्टी का संगठन हो जाए तो फिर हर आदमी को कहीं ना कहीं जाने की एक जगह मिल जाती है। पार्टी का दफ्तर होता है, पार्टी के जिला स्तर पे लोग होते हैं जिनकी कार्यकारिणी बनती है, ब्लॉक लेवल पे बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बनती है। तो उस नाते एक बहुत बड़ी शुरुआत है। वो चीज जरूर है कि अभी भी क्योंकि एक पुराना सिलसिला चला आ रहा है, तो लोगों का दिमाग थोड़ा बदलने में समय लगता है। सारी चीज एक झटके में नहीं हो जाती। मुझे ये जो वाइस चेयरमैन का पद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का जो ये विदेशी विभाग है उसके अंदर जो दी गई है, मेरे पास बहुत लोगों के मुबारकबाद के फोन आए, तो मैं कईयों से पूछ लेता था कि इसका मतलब भी मेरा है कि फिर क्या करते जी आप पे समझा दो। मैंने कहा वो विदेश विभाग क्या है वो तो बताने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मोटी मोटी बात समझाओ। बोले क्या?
मैंने कहा राहुल गांधी ने मेरे को जो कांग्रेस का जो दरवाजा है उसके भीतर पांव टिकवा दिया, मेरा ये बाकी दरवाजा तो हम आपको पाड़ लेंगे। क्योंकि बहुत सालों से सारे किवाड़ बंद कर रखे थे, किवाड़ के बंद कर रखे थे। पूरे प्रदेश में 12 साल से संगठन नहीं बनने दिया गया, तो किवाड़ तो यहां छोटे छोटी खिड़की भी बंद कर रखी थी, बड़े किवाड़ पे तो खड़ा कौन होता था। तो अब हम उन दरवाजों के बाहर दरवाजे पीट नहीं रहे, अब हम उस दरवाजे के अंदर घुस गए हैं। अब आप निश्चिंत रहें कि एक बार जब आप अंदर घुस जाओ उसके बाद चीजें अपने आप तरीके से होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हरियाणा वालों में थोड़ा क्या है कि सब्र की कमी है, सब कुछ आज चाहिए। आज जैसे अतर सिंह जी ने भी कहा, और आई थिंक विजय कौशिक जी ने या पता नहीं मलिक साहब ने किसने कहा कि जी या तो ठीक है राष्ट्रीय स्तर की दे दी, लेकिन मारे तो सूद तब आओगी जो प्रदेश की दे दो। तो ये भी अजीब चीज है कि नुके राष्ट्र स्तर तक तार लो इसमें। तो वो चीजें भी समय के साथ आती है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो पूरा सिलसिला शुरू किया है आप सबसे मिलने जुलने का, एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का, ये 5 मीटिंग हैं, 20 तारीख से शुरू हुई हैं, 14 सितंबर को खत्म होंगी। इसमें 15 हल्के हम कवर करने लग रहे हैं। जुलाना, सफेदों, जींद, हांसी, नारनौंद, भवानीखेड़ा, उचाना, नरवाना, कलायत, उकलाना, बरवाड़ा, हिसार, आदमपुर, नलवा और फतेहाबाद, ये पहले राउंड के ये 15 हल्के हैं जिनके अंदर ये 5 मीटिंग करेंगे। ये करने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस का संगठन जो जिला स्तर का था वो भी बन लिया, चुनाव कोई है नहीं, जरूरत क्या है इसकी, किस लिए कर रहे हैं? और आज के दिन लोगों को आप क्या कह के बुलाओगे, किस चीज के लिए बुलाओगे? क्या उनको आप राजनीतिक तौर पे संदेश देना चाहते हो कि लोग आपकी बात सुनने के लिए आए? तो हमने जब सब ने बैठ के जब विचार इस पे किया तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे निकल के आई कि आज के दिन प्रदेश में चाहे आम जनता हो, चाहे आम वोटर हो, जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि मन बनाए बैठे थे कि बीजेपी की सरकार ने अब चलता करेंगे 10 साल के बाद और कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो लोगों में एक बड़ा एक बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक उदासीनता का माहौल बैठ गया और लोग ये सवाल करने लग गए कि यह कांग्रेस क्या करेगी या कि नहीं करेगी, ये अपने कोप भवन से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 8-9 महीने हो गए अब तो उस सोच के साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया था चौधरी साहब की रहनुमाई में कि ये बेड़ा हम उठाते हैं। तब तक ये संगठन नहीं बना था, ये जिला अध्यक्ष वगैरह नहीं बने थे और हमने ये मीटिंग्स का सिलसिला, और ये मीटिंग्स भी सिर्फ यहां तक नहीं है, इनका जो दूसरा चरण और सबसे बड़ा चरण है वो है कि ये 14 तारीख तक मीटिंग खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अक्टूबर के महीने में संभावना ये है कि 2 अक्टूबर से हम पूरे प्रदेश भर की एक पैदल यात्रा करेंगे। ठीक, पूरे प्रदेश भर की पैदल यात्रा करेंगे और उसके पीछे मंशा यही है कि खास तौर पे युवा जो हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, उनको पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जा सके, उनको यह बताया जा सके कि कांग्रेस का संघर्ष करने का या कांग्रेस का आंदोलन करने का तरीका क्या है, क्या रहा है पहले और अब भी क्या होगा। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, इसमें मेरी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो है। उस आदमी को जितना भला बुरा इस देश के अंदर कहा गया है, जिस प्रकार से उसको तिरस्कृत किया गया है, जिस प्रकार से उसके व्यक्तित्व को बहुत छोटा बना के लोगों के सामने परोसा गया है और लोगों ने उसको माना भी,
लोगों ने उसको माना भी। उस एक यात्रा ने वो सारा तिलस्म जो था वो तोड़ दिया। उसका जो व्यक्तित्व उसके बाद निखर के आया है, जो नेतृत्व उसमें आया है, वो आज आपके सामने है सबके। पूरा विपक्ष आज के दिन उस एक व्यक्ति के पीछे खड़ा है। बीजेपी आज भी यही सोचती है, उनका पूरा जो वो सिस्टम है कि इसको हम सिर्फ मीडिया में जो हमारा कंट्रोल है उसके माध्यम से दबा लेंगे, या हमारा जो ये संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो जो हमने काबिज कर रखी हैं सारी की सारी, उनसे इसको दबवा लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि वो है कौन। वो ये भूल गए कि इसके बाप ने भी शहादत दे रखी है, इसकी दादी ने भी शहादत दे रखी है, और इनका परदादा जो था 9 साढ़े 9 साल जेल में रहा आजादी की लड़ाई में। तारे पे आज तक किसी ने कोई, क्या बोलूं, कोई चूटी नहीं शहीद हुई, किसी की आंगली नहीं कटी। तो मैं ऐसे आदमी को यूं सोच रहे थे कि हम हल्के में दबा देंगे। एक ऐसी वाहियात चीज के ऊपर उस आदमी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करी गई। छोटेपन की सीमा यह थी कि उसका सरकारी घर जो था वो उसे खाली करवाया गया 1 महीने के अंदर अंदर। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद उसकी मेंबरी भी बहाल करी और उसका सारा जो स्टेटस था वो बहाल करा। लेकिन इस ओछेपन पे जो पूरी सरकारी व्यवस्था है वो उतरी हुई है इस आदमी को रोकने के लिए। और क्यों रोकना चाहते हैं उसको? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन माफी चाहूंगा अगर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ एक व्यक्ति पहले दिन से बिना पलक झपके, बिना मन विचलित हुए अगर इनका विरोध कर रहा है और इनका मुकाबला कर रहा है, तो इस देश में सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी चाहे कितने ही बड़े नेता हों, कोई ना कोई किसी ना किसी समय पर उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ समझौता कर लेता है। बहुत लोगों को ये जेल जाने का जो डर है ना, ये सताता है। बहुत साल राज कर लिया, राज के बहुत मजे ले लिए, लेकिन पिंडी कांपे हैं कहीं जेल ना हो जाए, इसलिए डबल गेम खेलते हैं। वहां भी ठीक रखो और यहां भी ठीक रखो, यो तो काबू करे रखा है, वहां भी ठीक रख लो। लेकिन ये व्यवस्था अब सारी की सारी बदलनी शुरू हो चुकी है। 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें जो बीजेपी का जो रथ था उसको जिस प्रकार से लोगों ने रोका, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उसका सबसे बड़ा यदि एक बिंदु था तो वो क्या था? हमारे यहां तो वैसे ही बहुत आंदोलन चल रहे थे, सारे देश के बड़े मुद्दे हमारे प्रदेश में इकट्ठे हुए थे, चाहे वो अग्निवीर का मसला था, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो महिला पहलवानों का उत्पीड़न था, वो सारी चीजें थी। लेकिन एक मुद्दा जो देशव्यापी स्तर पे जिसने बीजेपी को रोका, वो सिर्फ एक वो भावना थी जो लोगों के अंदर घर कर गई, खास तौर पे गरीब तबका जो हमारा है, कमजोर तबका जो हमारा है, कि संविधान खतरे में है। एक चीज थी, संविधान खतरे में है। यूपी, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश था जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। 30-35 साल के संघर्ष के बाद जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी, जब वो काम उन्होंने पूरा कर दिया और जब ये सोचे बैठे थे ईब तो यूपी में चुनाव लड़ा ना लड़ा एक बराबर है, सारी सीट झोली में है, उस यूपी ने अर्श से और फर्श पे टिका दी वो पार्टी। जहां वो 80 में से 70-75 सीटों की बात करते थे, 37 या कितनी 33 कितनी आई हैं उनकी समाजवादी पार्टी की, उनसे 4 या 5 सीट फालतू आई हैं। और सिर्फ इसलिए कि जो देश का जो कमजोर तबका है, जिनकी इस देश में जो एक सम्मान का जीवन उनको मिला है, ये वोट का अधिकार जो मिला हुआ है, जिस संविधान ने जो दिया है, जो अंबेडकर जी और नेहरू जी की वजह से दिया गया, गांधी की वजह से दिया गया, उसके ऊपर लोगों को लगा कि ये खतरे में है। और ये बाज अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी उस लाइन पर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन लड़ना तो छोड़ो, इलेक्शन लड़े तो पहले जीतने का प्रोग्राम बना रखा है। 7.5 करोड़ वोटों में से बिहार में 65 लाख वोट काट दी। 65 लाख वोट। आप सोचिए, हरियाणा में यदि 2.5 करोड़ वोट हैं, उसके अंदर यदि 25 लाख वोट काट दी जाए तो क्या होगा हल्कों का?
औसतन बिहार में एक हल्के में 27,000 वोट कटने लगे। नहीं, 27,000 वोट एक हल्के में। आप सोच के देखिए हरियाणा के कितने ऐसे हल्के हैं जहां 27,000 की लीड बढ़े नहीं बढ़े। कोई 2,000 से जीतते, कोई 5,000 से, कोई 10,000 से, मुश्किल से 8-10 हल्के होंगे जहां 20,000 से ऊपर की जीत होती है। मतलब 80 हल्के ऐसे हैं जो इस 27,000 के अंदर पड़ते हैं। तो पूरा सिस्टम को इन्होंने चोरी करने की एक प्लानिंग की हुई है और अभी तक किया है, उसको रोकने में राहुल गांधी सबसे आगे खड़ा है। वो अभी भी उसी ने बीड़ा उठाया। लोगों को अभी भी शक था कि ये इसको आगे ले जा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने पूरी देश की राजनीतिक व्यवस्था को हिला के रख दिया है, झकझोर के रख दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बावड़ा सा हो रहा था उसमें। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता उस भावना से नहीं बोलते जिस भावना से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलने लग रहा था। ये बैठी हैं सारी मेरी माताएं बहनें, इनमें बड़ी हैं ज्यादातर मेरे से, जो कि हम इनकी सीसीटीवी कैसे दिखा दे वोट डालते हुए, बड़े बड़े एक नाटकीय अंदाज में कि हमारी माताओं, हमारी बहुओं, हमारी बेटियों की हम सीसीटीवी कैसे दिखा दे। कोई घर के भीतर की सीसीटीवी मांगने लग रहा है, पोलिंग बूथ की सीसीटीवी मांगने लग रहे हैं। और वो सीसीटीवी इसीलिए लगी है, यदि कोई शिकायत आए इस बात की कि हमें शक है कि बहुत भारी संख्या में फर्जी वोट डालने लग रहे हैं, उसकी शिनाख्त हो सके कि वोट डालने कौन गए हैं। लेकिन एक ऐसा है कि सारी व्यवस्था काबू कर रखी है, तो ये भी उसमें उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो यहां से हमारी सोच की उपज है। और हरियाणा में विशेष तौर पे पिछले 11 साल में जिस प्रकार से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो 36 बिरादरी का जो एक एकता है, उसको किस सुनियोजित तरीके से ये तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यात्रा उसके खिलाफ है। हमारी यात्रा उस सद्भावना को दोबारा से समाज में वो जमी रहे। थोड़ी हिली तो है, टूटी नहीं है अभी, लेकिन कोशिश पूरी है कि लकीरें इतनी गहरी बना दें कि हमारी वोट हर इलेक्शन में पक्की रहे। समाज को इस तरह से बिखरा दें, इस तरह से तोड़ दें, तो वो जो लकीर ये खींचना चाह रहे हैं, हमारा इस यात्रा के माध्यम से प्रयास ये है कि हम उसको रोक सकें। इसीलिए इस यात्रा में किसी प्रकार का हम ना तो कोई उत्तेजक स्लोगन लेके आएंगे, ना उस यात्रा का नाम उत्तेजना भरा होगा। मेरे को कई साथियों ने सलाह दी, जी इसका नाम रखो हुंकार यात्रा, संघर्ष यात्रा। मैंने कहा ना, वो तो इलेक्शन तो 6 महीने साल पहले की बात है। इब्बत जोड़न की बात है सबको, और जोड़ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के वर्कर नहीं, वो तो जुड़े जुड़ाए हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़े से बहक रहे हैं इधर उधर, अदरवाइज तो सारे जुड़े हुए हैं। बात सारे समाज को जोड़ के चलने की है, ताकि राजनीतिक कारणों से वोट तो हमेशा पड़ी है, आगे भी पड़ेंगी, लेकिन जो आपसी द्वेष है वो उस हद तक ना बढ़ जाए कि हमारे अंदर इतनी कटुता आ जाए कि हमको गांव में भाई भाई नजर आना बंद हो जाए, हमको एक दूसरे के अंदर ये जो बंटवारे की जो लकीरें हैं, ये हमको ना सिर्फ दिखनी शुरू हो जाए, हम इनको मानना शुरू करने की ये है। तो उस चीज को रोकने में हमारा एक ये प्रयास है। और जहां से मैंने शुरू किया था कि अभी क्यों, अभी क्या जरूरत है, तो यह जरूरत इसीलिए है कि अभी कोई राजनीति नहीं हो रही। हमारी यात्रा राजनीतिक है, लेकिन उस राजनीति का उद्देश्य ना तो इलेक्शन है और ना कोई पद ग्रहण करने की लालसा है। इसीलिए मैंने तो भी मूर्ख क्या है लोग, अब ये लोग बीजेपी का इकलौता एमपी छोड़ के आया था और बटा टिकट की बात करके भी नहीं आया, जो के नेता बनेगा। तो मैं तो यात्रा भी यह सोच के कर रहा हूं कि मैं नहीं मिलना जुलना, कहीं कोई नहीं सोचता होगी 6 महीने की यात्रा के बाद कोई क्रांति आ जाएगी। क्रांति नहीं, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सौहार्द की भावना हो, एकता की भावना हो, एक भाईचारे का माहौल हो, ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हम चलेंगे। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस बार मैंने थोड़ी सी एक समझदारी तो कर ली। ये मैंने औपचारिक रूप से अनाउंस तब तक नहीं करी
जब तक मैंने दिल्ली के जो बड़े नेता हैं सारे, उनसे इजाजत नहीं ले ली। और पहला व्यक्ति जिससे मैं मिला था वो राहुल गांधी था। मैं 12 तारीख को उनसे मिला था, 12 अगस्त को, क्योंकि 17 अगस्त से उनकी बिहार की यात्रा शुरू हो रही थी। और जब मैंने उनके सामने विचार रखा, उन्होंने तुरंत उसकी हामी भरी और मुझे कहा कि आप जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं वेणुगोपाल जी, उनसे आप बात कर लीजिए। 19 तारीख की शाम को मैं उनसे मिला हूं और 19 की शाम को ही उन्होंने मेरे को यह खबर भी दे दी थी कि भाई तेरे को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेवारी देने लग रहे हैं, लेकिन एक बार बताइए ना। तो मेरे को लेकिन ये नहीं था कि वो अगले दिन ही अनाउंस हो जाएगी। मेरे को था कांग्रेस में थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, लेकिन वो बात भी पूरी हुई। और इस यात्रा के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने मुझे ना सिर्फ हामी भरी है, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन मुझे दिया गया है। तो ये जो भाई है ना, जो पिछले 11 साल में मैं इसका इसको छोड़ के कांग्रेसी हो लो, नहीं तो बीजेपी काबू नहीं आती। गलतफहमी में मत रहना आप लोग। बीजेपी के 2 मुख्य आधार हैं। वो लोगों को बांटने वाली बात है वो छोड़िए, वो तो एक उनका बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन 2 मुख्य आधार उनके हैं, एक तो विचारधारा और दूसरा संगठन। इन 2 स्तरों पे यदि आप उनका मुकाबला नहीं करोगे, विचारधारा के तौर पे यदि उनसे लड़ाई नहीं लड़ोगे, उनसे संगठन की लड़ाई अगर नहीं कराओगे, तो अकेले नेता और उनके कार्यकर्ता बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, जो इस बार भी हुआ। संगठन की कमी की वजह से हुआ है। लोकसभा की हालात फिर भी और थी, हालांकि लोकसभा में भी न्यू नहीं था कि हम पार्टी बिरानी कितना जीत गई, 5-5 से आई थी, बराबरी पे छुटे थे। और उसमें जो असेंबली थी वो भी बराबरी की थी, 44-46 या कितनी इतनी थी, बराबर का न्यू नहीं था कोई कि 80 आ गई थी, लेकिन एक माहौल था प्रदेश में। खैर, मैं बस अब आपको अंत में थोड़ी जानकारी दे दूं कि जो इन 3 हलकों के जो रूट हमने बनाए हैं, भाई ये ना सोचियो इसमें कि मेरा गांव रह गया और मेरा गांव रह गया, या खाप रह गई या खाप रह गई। रूट उस हिसाब से नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का रूट बनना है, 90 के 90 हलकों का, और औसत करीब 15 से 17 किलोमीटर एक दिन के अंदर चलना है। तो एक हलके को 2 दिन हम रखेंगे ताकि ये 6 महीने में निपट जाए। तो मैं आपको यहाँ का रूट अभी बता देता हूँ, इसमें छोटे मोटे बदलाव आ सकते हैं। हाँसी का जो पहला दिन है, हाँसी का पहला दिन जो है वो PWD रेस्ट हाउस के जो सामने है, वहाँ से बस स्टैंड से काली देवी चौक और काली देवी से मिनी लघु सचिवालय जो आपका है वहाँ खत्म होगा। ये पहले दिन का है। दूसरे दिन का है ढाणा कला व ढाणा खुर्द के चौक से गढ़ी से सोरखी और फिर बांडा एड़ी मुंडाल में समाप्त हो जाएगा। ये हाँसी का 2 दिन का कार्यक्रम है। नारनौंद का जो कार्यक्रम है, नारनौंद में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत यह आ रही थी कि नारनौंद की जो बनावट है वो थोड़ी गोलाकार सी है, तो वहां यूं नहीं पड़ता कि एक सड़क पर 15 किलोमीटर में कोई 4-5 गांव पड़ जाते हों, तो बल्कि एक रूट तो जो है उसमें गांव सिर्फ 2 हैं। लेकिन ये था कि जी इन 2 गांव पर तो जाना बहुत जरूरी है। तो फिर वो 2 रूट जो हैं नारनौंद के, पहले दिन है खेड़ी चौपटा से राखी से बुनाना से नारनौंद, और अगले दिन नारनौंद से शुरू करके नारनौंद, पेटवाड़ और बास, जो मैं कह रहा हूँ वो 2 गांव है उसमें, पेटवाड़ और बास, क्योंकि ये 16-17 किलोमीटर पर है वो। तो ये 2 दिन नारनौंद का कार्यक्रम है। और तीसरा जो भवानी खेड़ा का है, ये थोड़ा मैं बीच में नारनौंद बोल गया, लेकिन ये भवानी खेड़ा वाला वहां से शुरू होगा जहां से हाँसी वाला खत्म होगा। तो ये चलेगा मुंडाल से तालू जताई चौक, धनाना, मीताथल, गुजरानी और कालूवास। ये पहले दिन का है। दूसरे दिन का है भवानी खेड़ा से पुर से सिवाड़ा से कुंगड़ भेणी और भेणी ठाकरान। ये 2 दिन का कार्यक्रम है भवानी खेड़े का। कुल इन 3 हलकों का 6 दिन का कार्यक्रम। उम्मीद ये है कि हम इसको 2 अक्टूबर या उसके आसपास हम इसकी शुरुआत करेंगे
और जो पूरा विस्तृत कार्यक्रम होगा, क्योंकि अभी समय है हमारे पास और इनमें लिंक जो है वो भी नहीं जोड़े गए हैं कि कहाँ से कहाँ, जब बवानी खेड़ा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो वो दूसरी कड़ी है। लेकिन शुरुआती तौर पे ये 15 हल्के हैं, इसके बाद 15 हल्के और चिन्हित कर रखे हैं, वो भी आपको बता दूं। उन 15 हल्कों में महेंद्रगढ़ से शुरू होकर नांगल चौधरी से 3 हल्के, ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है वहाँ महेंद्रगढ़ के 3 हल्के, उसके बाद चरखी दादरी के 2 हल्के और फिर भिवानी के, वो करके और फिर हम वापस शुरू करेंगे ये आपका महम, कलानौर और फिर बड़ौद गोहाना साइड में आएंगे और मेरे ख्याल से बीच में इसराना भी है। तो ये एक योजना है जो हम लेके चले हैं, बहुत सोच समझ के और उस अनुसार है। लेकिन मेरा आज आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा, खास तौर पे वो लोग जो सक्रिय हैं राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, मेरा आपसे अभी भी यह अनुरोध रहेगा कि ये जो मीटिंग्स की शुरुआत की गई थी, इनका आधार होना था हर गांव में 5 से 7 युवा साथियों को लेना। वो एक्सरसाइज पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अभी आपके पास समय है, हम सब के पास समय है, उसको जरा दोबारा से एक बार उभारो, दोबारा से। और जिस गांव में नहीं मिल रहा छोड़ दो, उसमें बाद में जाओ बेशक से, लेकिन ये नहीं करना कि हम सबको पता है हमारे किस गांव में कौन कौन साथी हैं और सिर्फ उनके नाम लिख के हम ये कह दें जी या लिस्ट होगी, वो नहीं। क्योंकि इसमें विचार ये है कि इसमें नए लोग जुड़ने बहुत जरूरी है। पुराने साथी तो हैं ही, लेकिन युवाओं में खास तौर पे एक जोश है और ये यात्रा वगैरह जो होती है, इसका तो सारा बीड़ा जो है वो युवाओं के कंधे पे होता है, उनको उठाना होता है। तो इसी अनुरोध के साथ मैं अंत में एक और चीज कहूंगा, बस उसके बाद मैं खत्म करूंगा, कि जो इस यात्रा से जुड़ना चाहें, मेरा फोन देना भाई, एक बार फोन दिए जरा, जो इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं कई तरीके से जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो यात्रा में साथ चलना चाहते हैं। वो 3-4 तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जब यात्रा चली, जिस गांव से निकले वहाँ के गांव के कुछ बच्चे, कुछ लोग साथ चले, कोई 500 गज चला, कोई 1 किलोमीटर चला, या कोई अगले गांव तक चला, या वो पूरा दिन जो है 15 किलोमीटर वो चला। एक कैटेगरी तो है ये। दूसरी कैटेगरी है वो लोग जो वो 2 दिन पूरा हल्का जो करना है, जो उस हल्के के हिसाब से साथ रहना चाहें। और फिर तीसरी वो है जो थोड़ा लंबा चलना चाहते हैं। लंबे से मेरी परिभाषा है, आप 1 हफ्ता भी चल सकते हो, 1 महीना भी चल सकते हो, और पूरा जो 6 महीने का प्रोग्राम है आप वो भी कर सकते हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसे कोई भी साथी जो आपके साथ आए और इस यात्रा में भाग लेना चाहें, एक नंबर नोट कर लीजिए आप, ताकि सारी इस तरह की सूचना वो एक जगह आ जाए। क्योंकि मेरे पास भी कई जगह से फोन आते हैं, समालखा से आया, बिलासपुर से आया, अंबाला से आया, मेवात से आया, रेवाड़ी से आया, तो वो सारे नाम इस तरह के हैं जो अलग अलग जगह से हैं। उनके यहाँ यात्रा पता नहीं, हो सकता है 3रे महीने में जाएगी या 4थे महीने में जाएगी। तो उन सभी नामों को ध्यान रखना कि इन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, उसके लिए वो सारे नाम एक जगह जाने बहुत जरूरी है। लोगों की आमतौर पे क्या रहती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बता दो या मेरे को बता दो। मेरे को बता दो कि भूल जाऊंगा मैं, वो साइड में रखे रह जाएंगे, बाद में ध्यान आओगा को ये तो रह गए, इनको तो संपर्क नहीं हो पाया। तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए सारे के सारे, 98 13 98 13 11 11 90 98 13 11 11 90। ये हमारा भाई है अशोक सिवाच, इसका नंबर है। तो कोई भी जो आप में से, अच्छा इसमें या कोई डांस नहीं है कि सिर्फ युवा भाग ले सकते हैं, कोई भी ले सके। राहुल गांधी की जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चलने वाला जो नेता था वो 74 वर्ष का युवा
दिग्विजय सिंह था मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा है, 3,500 किलोमीटर के आसपास चला है वो। तो ये कोई बंदिश नहीं है कि इसमें सिर्फ 30-40 साल तक के चलेंगे और बड़े नहीं। जिसकी भी इच्छा है वो इससे जुड़े। मैं नंबर दोबारा एक बार बोल देता हूं, 9813111190। तो जो भी साथी इससे जुड़ना चाहे, और इसमें हम समाज के हर वर्ग के, हर उम्र के, महिला पुरुष, हर जाति के, किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, खाप, प्रोफेसर, टीचर, वकील, डॉक्टर, एनजीओ, जो भी इसके अंदर भाग लेना चाहे वो इसके अंदर भाग ले। और इसमें भाग लेने में ये नहीं है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली अगर किसी को इस चीज की तकलीफ हो। आप एक ऐसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे जो इस प्रदेश में एक समाज को जोड़ने का काम करेगी, जो इस समाज में विभाजन है उसको पाटने का काम करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब यहाँ आए और आपने इतने सब्र से ये 3 घंटे का कार्यक्रम यहाँ देखा, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सारे जो हमारे इस कार्यक्रम के जिन्होंने आयोजन किया है, उन्होंने जो मेहनत इसमें करी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अतर सिंह सैनी जी जिन्होंने अध्यक्षता की इस कार्यक्रम का, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद, आभार। जय हिंद।